खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आरिफ उम्मीद भट्टी साहब, जनाब ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। हाज़रीन, आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले चीख की चिंगाड़ थी स्क्रीन पर, एक मुलाकात। इस मुलाकात का क्या नतीजा निकलेगा आज हम पूछेंगे भट्टी साहब से, मलिक साहब से अंदर की खबरें। क्या तब्दीली का फैसला हो गया? वज़ीर आज़म का माशी पैकेज आ गया, पैसे कहाँ से आएंगे? रोज़ रोते हैं वो कीमत बढ़ गई, हाँ नहीं, अब आप अगर आपने नीचे कर दी है तो आप कैसे कर सकते हैं? अगेन वी आर बिहेविंग लाइक अ मच रॉन्ग्ड सोल। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? सियासतदानों की तायात नाअहली क्या ख़त्म हो सकती है या नहीं, इस पर बात। और रूस और यूक्रेन के जंग में हमारे ऊपर क्या माशी असरात होंगे? पाकिस्तान में गंदम की कीमत ऊपर जाएगी या नहीं? भट्टी साहब पहले तो आते हैं इस पर। बड़ी बैठक हुई है, बड़ा शोर, बड़ा हम सुन रहे हैं एक वाला ये एक तो इस शोर में से क्या निकलना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि सियासत में अगले लम्हे क्या होगा इसकी प्रेडिक्शन करना नामुमकिन है, मुश्किल नहीं। आज से महीना पहले या 2 माह पहले कुछ तसव्वुर कर सकता था कि शहबाज शरीफ, परवेज़ इलाही साहब के और शुजात साहब के घर जाएंगे, या इमरान खान साहब शुजात साहब और परवेज़ इलाही के घर जाएंगे? सियासत में कब गिरगट की तरह रंग बदले जाते हैं। मेरे ख्याल में आप वज़ीर आज़म ने कल जो कीमतों में कमी की, बहुत अच्छा इक़दाम किया। मैं शाहिद हकान अब्बासी को बोल रहा था वो कीमतें कम की, इस पर भी तनकीद कर रहे थे, ये क्या कर दिया, कल को 20 रुपये बढ़ाने पड़ेंगे। ओ भाई, कीमत बढ़ाओ, आप तब तनकीद करते हो। कम खुदा का वास्ता है, कहता आटा गुंदी हिलनी क्यों हुए, तो खुदा का खौफ करो। अब मेरा ख्याल है अगर इमरान खान ने सियासी मामला सियासी अंदाज में हल किए तो इनके लिए बेहतर होगा। अभी भी तमाम डैमेज ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ डैमेज। मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैं अपनी खबर पे कायम हूँ, लेकिन आज की मुलाकात अच्छी है। असल बैड देखना ये है कि उस मुलाकात में मामला तय क्या पाए हैं। हमारी इतलात के मुताबिक जो मार्केट में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान ऑफ़र कर चुके हैं वज़ीर आला पंजाब के लिए मोहतरम परवेज़ इलाही साहब को। अब अगर इमरान खान साहब उनके घर गए हैं, जो 3.5 साल से मोहतरम शुजात साहब बीमार थे, इवन के पिछले दिनों उनकी हालत इससे बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, अल्लाह उनको मज़ीद ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, तो आज तीमारदारी के लिए नहीं गए थे। क्या असल जो इशू है, जो प्रॉब्लम है पंजाब, जिसमें सख्त मुश्किलात का शिकार है, जिसमें 3.5 सालों में PTI का वोट डैमेज हुआ और मजबूत किया गया नून लीग को, क्या उसका कोई हल निकला है? ये अब थोड़ी देर बाद हम अपने आप जैसे साहिब इल्म लोगों से रब्ता करके पूछेंगे कि मामलात में बात तय क्या हुई। मुलाकात एक अच्छा स्टेप है। सुबह तक चौधरी फवाद कह रहे थे मुलाकात नहीं होनी, और ये क्या लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल, जिस तरह क्रिकेट। कई साहब देखे, सियासत भी आज हो गई है समीउल्लाह कलीमुल्लाह, पीपल्स पार्टी, नून लीग काफ लीग, MQ बाप PTI जमात इस्लामी मौलाना फजलुर रहमान इस्लाम। अब सियासत में ना, मैं कह रहा हूँ ना, कोई चीज़ मुमकिन नहीं। मुझे याद है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब से एक सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा छोड़ो जी परवेज़ इलाही का क्या नाम है, तो मोनस लाई को वज़ीर क्यों नहीं बनाया गया, उसकी वजूहात भी मुझे पता है। और अब अचानक इस तरह मुलाकातों के अंबार हो रहे हैं जैसे बिछड़े कोई 100 साल बाद मिले हों। तो इनके पीछे कोई ना कोई कहानी तो होगी। मेरे ख्याल में बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। हर मंजर का ना ये जो तस्वीर नज़र आ रही है, कादी साहब आप और मलिक साहब, इस तस्वीर के पस मंजर भी एक मंजर है, वो देखें, फिर आपको इस मुलाकात की वजह समझ आ जाएगी। लेकिन एक भट्टी साहब मैं बात कहूँ, अगर आप इजाज़त दें, कुर्सी में बड़ा फ़र्क है। जिस कुर्सी पर आकर बैठे थे जनाब शहबाज शरीफ साहब, वो और ये कुर्सी खासी कुशादा और खुली है मेरे ख्याल में। ना बंदा पूछे कुर्सी तो तुसी सोना, कुर्सी तो गापी लानी है। कुर्सियों पे हम नजर, हम तो बड़ा कहते हैं फलां ऐसे बिठाया, उसको उधर बिठाया, इसका ये मतलब निकलता है, कुर्सी का ये मतलब निकलता है, तस्वीर क्या बता रही है। ये एक ये मैं ये बात मानता हूँ आपकी। हाँ, उस वक्त भी कुछ लोगों ने कहा था, लेकिन कुर्सियाँ भी बोलती हैं। कभी कहते हैं तस्वीरें 500 वर्ड से ज़्यादा बोल जाती हैं। मलिक साहब प्लीज़ आप बताएं। अच्छा मलिक साहब, ये तस्वीरें क्या बोल रही हैं?
मुझे तो कुछ तस्वीरों में नज़र नहीं आ रहा, मुझे तो हर जगह एक सेनेटर कामल अली आगा साहब की आवाज़ सुनाई दे रही है तस्वीर के पीछे कि हम तो रियासत के साथ हैं, जो रियासत फैसला करेगी हम वही करेंगे। तो मेरा ख्याल है इस मुल्क में सियासत की जरूरत है। एक मुहब्बे वतन इंसान को यही कहना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, वो तो उससे तो मेरा ख्याल है कोई इतनी लंबी चौड़ी बहस की ज़रूरत नहीं। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी है खान साहब की कि उन्हें इंसानियत का ये जो पहलू है तीमारदारी का, चाहे 3.5 साल लगे हैं, तो मैं देख रहा हूँ इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ पावर पॉलिटिक्स है कि कहीं कोई ह्यूमैनिटी पॉलिटिक्स अवाम तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। यही शुजात साहब थे बाकायदा, मैं समझती इससे ज़्यादा पहले जिस तरह भट्टी साहब ने कहा कि ज़्यादा इससे बीमार थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि कम से कम 1000 से ज़्यादा बयान आता है परवेज़ इलाही साहब की अपनी हुकूमत जिसके वो इत्यादी हैं उसके ख़िलाफ़ कि जी महंगाई ज़्यादा होगी उसको कंट्रोल करें, बिजली महंगी होगी उसको कंट्रोल करें। इवन आज उनका बयान था कि आपने सहाफ़ियों से ज़्यादती नहीं करनी, ये कवानीन प्रेस के ख़िलाफ़ नहीं है। मगर लगता है जहाँ पे ताकत आती है, इक़्तिदार आती है, हम सारे भाई भाई मान जाते नहीं। लेकिन अगर रियासत की और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मुस्बत मुलाकात हो जाती तो फिर सब ठीक था। नहीं, बुनियादी बात तो वही है जिस पे हम तीनों का मेरे ख्याल है हम तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू एक ही है कि वो ये है कि भट्टी साहब का वो जो पॉइंट में यहाँ पे यूँ कोई कि ताकत कहते हैं हम लड़ाई है, मेरे साथ क्यों नहीं है, बस ये लड़ाई है सर। अब जिसके साथ ताकत चली जाती है वो फ़ौरन गुड बॉय बन जाता है, बाकी सारे बैड बॉय बन जाते हैं। तो अच्छा भट्टी साहब, अभी आप ये कह रहे हैं कि हतमी खबर इससे निकल के आनी है, मगर कुछ हल्के ऐसे आते हैं कि कुछ हल्के ऐसे हैं। मैं अभी देखें ना, हम ज़रा कंजेक्चुरल न्यूज़ देते हुए डरते हैं, हालांकि वो बड़े अहम हल्के भी हैं। वो कहते हैं कि मामलात आलमोस्ट तय हैं पीटीआई के और चौधरी साहबान के। देखें मेरे ख्याल में या ये बिफोर अभी यानी वक्त है ये इस पे हम नहीं, अभी कुछ प्रेडिक्शन करना मुश्किल है। ठीक है। जो आम तासुर था, कल जब इस्लामाबाद थे तो चौधरी साहबान से मुलाकात शेड्यूल का हिस्सा थी, जो इनका स्केड्यूल बनाता है, मेरी उनसे बात हुई। आज फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात मोहतरम ने फरमाया कि नहीं जाएंगे। अब मुलाकात फिर दोबारा हो गई, लेकिन क्या जिस मकसद के लिए ये मुलाकात हुई वो मकसद अचीव हुआ कि नहीं? क्या देखना तो ये है कि इन फ्यूचर काफ लीग हुकूमत के साथ चलती है या अपोजिशन के साथ चलती है। देखिए असल पॉइंट तो ये है, क्योंकि मेरी इत्तलात के मुताबिक आज काफ लीग की जो तारीख है उसको मद्देनजर रखते हुए बताइए कि वो अपोजिशन में ज़्यादा कंफर्टेबल होती है या हुकूमत में? ये सब जमातों की यही तारीख है। कुछ लोग कहते थे इलेक्टेबल नहीं लेंगे कभी भी, इसमें एक हिस्ट्री है, मैं इसके बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन चाहिए सब मेरी इत्तला है, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म को जो उनका हक़ है, वज़ीर आला जो मर्जी बनाएं, ये उनका कानूनी हक़ है। बहुत अरसे से अहम लोग भी कह रहे थे कि सर पंजाब डिलीवर नहीं कर रहा, पंजाब डिलीवर नहीं कर रहा। ऐसे हालात में नून लीग को ज़्यादा ताकत मिल रही है, जबकि इसको कमज़ोर होना चाहिए। आप इस बात को तस्लीम करें कि ना करें, अगर जो नहीं सियासी ना देखें, जब आप या मजबूत होती है वो मजबूत हो। गुजारिश है कि जब आप हुकूमत के एंड पे होते हैं तो आपको देने के लिए बहुत कुछ होता है, गुड गवर्नेंस दे सकते हैं। अदल की खबर बताएं, कौन से वफाकी वजीर ने इमरान खान साहब को कन्विंस किया है? कुछ खबरें ऐसी भी आ रही। इसमें मेन किरदार शेख रशीद साहब का है और 2 और वुज़रा हैं। इमरान खान साहब इधर आना भी नहीं चाह रहे थे, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, फिर खबर पे आ जाते हैं। और जहांगीर तरीन को फ़ोन भी नहीं करना चाह रहे थे। आज जहांगीर तरीन साहब से मेरा राब्ता हो गया लंदन, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत पहले से बहुत बेहतर है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। काजी साहब देखिए, सियासत में ना अना और मैं नहीं होनी चाहिए, किसी मैं तो वैसे ही नहीं होनी चाहिए, अकड़ के नहीं होती। एक सिंपल बात है, अगर मैं काजी सईद साहब की वजह से वज़ीर आज़म बना, काजी साहब के 5 वोट है, 8 वोट हैं या 10 वोट हैं, वो एक अलग डिबेट है। काजी साहब ने वोट दिया तो मैं वज़ीर आज़म बना, तो मेरा भी फ़र्ज़ है मैं काजी साहब के साथ मुशावरत करूँ अहम इशू पर। तो इमरान खान साहब बाजिद थे रशिया जाने से पहले भी। 3-4 वुज़रा ने खान साहब से कमो बेशतर 1 घंटे से ज़्यादा आर्गूमेंट की कि सर इन हालात में हमारी हुकूमत नहीं बच पाएगी, आपको इत्तेहादियों को साथ लेना होगा हर हाल में। उनमें फवाद चौधरी साहब को भी क्रेडिट जाता है। फवाद चौधरी साहब ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान को पंजाब के बारे में बहुत सारे खदशात का इजहार किया, और एक नहीं कई दफ़ा किया। मैं अब मिनिस्टर साहब का नाम लेके बता रहा हूँ कि जनाब इन्हें बेहतर करें, इधर फोकस करें। गारबन 144 MNs है, तो ये आप इग्नोर कर रहे हैं, इससे अगला इलेक्शन बहुत डैमेज होगा। अब आप देखें ना, फौरी तौर पे मई में गालमान बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं,
ऐसी सूरत में अगर यही सेटअप रहता है, ये तो इमरान खान साहब का राइट है, अगर बल्दियाती इलेक्शन नून लीग तो डैमेज कर जाती है इनको, तो सारे नाज़म तो उनके आगे, फिर क्या करेंगे? तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने दानिशमंदी की है। अब देखना ये है, शहबाज शरीफ साहब के साथ की मुलाकात कैंसिल भी हुई है। शहबाज शरीफ साहब जब इमरान नवाज चौधरी बरादरान को मिलने आए थे तो इशाइया दिया था। इशाइये के बाद 3 रिमाइंडर दिए गए, अखियां उड़ीक दियां, दिल वाजा मारदा, आजा वे परदेसिया चौधरी तेनू वास्ते ही प्यार दा। तो चोई साहब अभी तक उनको डेट नहीं दी थी उन्होंने कि कब मैं आपके इशाइये पे आऊँगा। ये शहबाज साहब ने चौधरी शुजात साहब और परवेज़ इलाही साहब को दावत दी थी कि आप मेरे दौलत कदा तशरीफ़ लाएँ। तो आज की मुलाकात के बाद देखना है कि वज़ीर आज़म की मुलाकात के बाद परवेज़ इलाही साहब या शुजात साहब क्या शहबाज साहब के घर जाते हैं तो किस मकसद के लिए जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है उसके लिए मौजूदा मुलाकात में क्या तय पाया है वो जानना ज़रूरी होगा। आप भी कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। मलक साहब तो वैसे शेर बबर है, शेर बबर है मलक साहब। तो शेर बबर के पास क्या तनाजुर बन रहा है आने वाला? बड़ा सिंपल तनाजुर है। मैं कि तो नवाज अपना चौधरी परवेज़ इलाही को शुक्रिया अदा करना चाहिए नून लीग का और PTI की परफॉर्मेंस का। और पॉइंट मेरे हिसाब से बिल्कुल सिंपल है, CM पंजाब की जो परफॉर्मेंस है वो सबसे बड़ा फैक्टर बना है। और इमरान खान को ये रियलाइजेशन हो गई है बड़ी जल्दी 3.5 साल में कि पंजाब में उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है। उसकी वजह यह है कि आने वाले ज़माने में बल्दियाती इंतखाबात और चौधरी बरादरान की जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, जो तोड़ फोड़ है, पंजाबी जो स्टाइल है लोगों को शामिल करने का, इसलिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उनका ज़हन बन गया कि वो सियासी तब्दीली करेंगे पंजाब में। अच्छा, सियासी तब्दीली के जो मेन होंगे मुहर्रिक वो चौधरी साहिबान। अब देखिए इसमें मुझे लग रहा है कि इमरान खान ने वो एक स्ट्रेटजी ये ली है कि वो एक स्टेप पीछे हो जाए। वो अपनी पार्टी को PTI की बजाय फेस अगर बदल ले तो उसका ये फ़ायदा हो सकता है कि 3.5 साल उनके साफ हो सकते हैं। अब आप देखें आगे कि चले मैं पर्सनल बात नहीं करता, एक जनरल राय इस वक्त पंजाब में ये है कि अगर कोई भी इलेक्शन हो, बल्दियाती इलेक्शन हो या साल बाद इलेक्शन हो, तो सबसे नंबर 1 जो पार्टी होगी नून होगी। और मेरा अपना भी बिलीव है, मेरा ख्याल है ये रियलाइजेशन इमरान को हिट कर गई है और इसीलिए उसने सोचा कि मेरे लिए काफ लीग एक बेहतरीन पनाह है और ये इसीलिए वो यहाँ पे है। अच्छा, तो बुज़दार साहब की कुर्बानी क्या पॉलिटिकल गेम है, पावर की गेम है। आपने नया पाकिस्तान बनाया था पावर के लिए, वही पावर। मैं इस पे हतमी नहीं कहता क्योंकि बुज़दार साहब जिन बुनियाद पे वज़ीर आला बने हैं उस चीज़ को भी मुझे मद्देनज़र रखना होगा बीइंग ए रिपोर्टर। अगर इमरान खान सब फैसला करते हैं, देखें मैं बार बार कह रहे हैं नाज़रीन कि हमें नहीं पता क्या फ़ैसला होगा, लेकिन इमरान खान के लिए भी एक बड़ा फ़ैसला होगा। लेकिन अगर ये फ़ैसला इमरान खान साहब तब्दीली का कर लेते हैं, अगर मैंने लफ्ज़ कहा अगर, तो फिर मैं आपको खबर दे दूं तरीके अदम एतमाद भी नहीं आएगी। अच्छा, नंबर गेम सेंटर में भी और सेंटर में भी जो मेरी इतलात है, जो नंबर गेम मुझे पता है, फिर क्योंकि अगर ये जाते हैं तो फिर जगीर तरीन ग्रुप भी अपोजिशन की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन भट्टी साहब एक बात और भी तो देखें ना, मैं आफ्ती रिकॉर्ड पता नहीं बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता कि चौधरी साहब का ये ख्याल है तो 5-6 दफ़ा जो उनसे वादे किए गए मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो इफ़ा नहीं हुए। 1-2 का तो मुझे पता है, वो 6 कह रहे थे, मैंने तफसील नहीं पूछी। इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। जब नवाज शरीफ डील करके गए तो चौधरी परवेज़ इलाही और शुजात साहब को पता था कि ये डील हो चुकी है। जब वो सऊदी अरब गए थे, मैं आपको ये पूरी ईमानदारी से अपनी खबर दे रहा हूँ, उनके इल्म में था, वो जानते थे कि ये दगा देंगे। गौस अली शाह साहब ने मुझे बताया, कहते हैं कि जब जेल में थे तो हमें शहबाज साहब ने, मैंने कहा किधर चलो, कहते मैं 2 घंटे तक आया, बाद में पता चला वो सऊदी अरब चले गए। अब नून लीग अपने शौक से चौधरी साहबान को वजारत आला नहीं देगी, अगर देती है तो मैं बार बार अगर कर रहा हूँ, उनके पास ऑप्शन नहीं है, फिर वो ठीक है। इमरान खान को वो देखना नहीं चाहते। मलिक साहब की खबर पे आपका क्या कमेंट है? क्या वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक ताकतवर धड़ा ये समझता है कि CM नहीं बनाना चाहिए। नहीं, ताकतवर धड़का नहीं, उनका नाम है लंदन में इस वक्त मुकीम इलाज के लिए जाने वाले नवाज शरीफ साहब ने वादिया तौर पर कहा है कि हमने परवेज़ इलाही को वजारत आला नहीं देनी। इसी बयान के बाद जले हुए दिल से साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने, हमारे दोस्त हैं आदिल अब्बासी एयरवे में प्रोग्राम में कहा, अगर हमने काफ लीग को वजारत आला दे दी पंजाब की तो हम क्या सवाल का जवाब देंगे।
वो मलक साहब की खबर ठीक है। मलक साहब अच्छा, ये मैं आपकी खबर आपको एक पुरानी खबर दूं, मैं आपको पुरानी खबर दूं। 3.5 साल पहले, अगर आपको गलत फहमी, ये इमरान खान का फैसला था कि उस्मान बुरदास वज़ीर आला बनेगा, नहीं, ये किसी और का फैसला था और फैसला बड़ा क्लियर था कि सीएम पंजाब साउथ से आएगा। अब 3.5 साल में ये तजर्बा हुआ है नाकाम। अब असल चैलेंज जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि तहरीके इंसाफ का चैलेंज हो गया। अगर इमरान खान साहब दोनों तरफ फंसते हैं, अगर इमरान खान साहब तक इसी स्टेटस से चलते तो बेनिफिशरी फिर नून लीग होगी। अगर वो काब लीग की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो एक ऐसे मेच्योर आदमी के जो पावर पॉलिटिक्स का PhD है, परवेज लाई, वो नई पार्टी बना लेगा, कोई पता नहीं 50-60 बंदे वो नून के भी ले आए। तो मुझे लगता है इन दोनों सूरतों में PTI को नुकसान। अच्छा, ये मुझे बताएं, एक सवाल कर लूँ आपसे। प्लीज। एक तो PTI को नुकसान होगा चौधरी साहब के बनने का, किसी और पार्टी को भी होगा? नून को भी हो सकता है, बड़ा हैवी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ नून को ज़्यादा नुकसान होगा। जोड़ तोड़ पंजाब की सियासत अना और जिद से नहीं होती। देखें, वज़ीर आला पंजाब को तब्दील करना, मेरा ख्याल है खान साहब के लिए बहुत बड़ा फैसला हुआ। एक अहम शख्सियत थे, एक आदमी की मुलाकात हुई, ये 1.5 साल पहले की बात है, उसको 100 दिन जेल में जाना पड़ा। वो PTI के थे। फिर एक और अहम तरीन शख्सियत से एक और शख्सियत की मुलाकात हुई, उसको भी जेल जाना पड़ा। 2 कैंडिडेट बने नहीं थे, डिस्कशन हुई थे, वैसे कैंडिडेट थे, इस तरह ना करें। नहीं, वो मैं थोड़ी सी बात ना देखें, कुछ मुझे भी अपनी जान बचाने दे, नमाज रोजा फर्ज है तो काजी सब जान, दोनों को जेल जाना पड़ा। अब मेरी समझ से बाहर है, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है कि इस वक्त सियासी मामला सियासी अंदाज में हल करते हैं या बस वो जो फैसला करते हैं। एक कमेंट कर, अगर ये स्टेटस को इस तरह रहता है तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट नून लीग को होगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ। तो कैसे? अगर इसी तरह CM पंजाब रहते और इमरान खान इसी पोजीशन में रहते हैं और काफ लीग ग्रे एरिया में रहती है तो उसका बेनिफिट नून को बहुत होगा और उसमें पंजाब में 70-80% बल्दियाती इलेक्शन जीत सकती है। ये मेरी मलिक साहब, एक बात है, एक फजूल सवाल की इजाज़त? ज़रूर, बाकी भी आपके फजूल माशाल्लाह, जिस तरह के लोग हों इस तरह ही सवाल करने में। खैर, आगे बढ़ते हैं। हजूर, बात यह है कि जब 25-75% इलेक्टरेट घर में बैठा हो, उसको आप कोई मोटिवेट ना कर सकें, घरों से बाहर ना ला सकें, 2-2 हज़ार रुपये की ज़रूरत हो उनको बाहर लाने की, तो फिर तो सारी ताकत ऊपर जोड़ तोड़ी होगी ना। मैं एक छोटा सा जवाब दे दूँ। मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, मैं नवाशी की बात नहीं कर रहा। जिस घर में बिजली का बिल आता है ना, वो हुकूमत को वोट नहीं दे सकता। जो बंदा चीनी 55 रुपये की बजाय 120 रुपये किलो खरीदता है ना, वो हुकूमत को वोट नहीं दे सकता। मेरा सवाल, आपकी पॉलिटिक्स मेरी सुन लेना, आपकी अपोजिशन ऑर्गेनाइज, वो भी 3000 रुपये लेके दे देता है। लोग छोड़ो, किसी ने कहा, भट्टी साहब, किसी ने कहा कि इंडिया तंग आया हुआ है। बात तो सुनो, इंडिया में उन्होंने किसी ने कहा कि यार ये क्या ड्रामा है, ये ट्रक अजनास के खड़े हैं, ये शायद उनके आमाद मतलब दारू शराब लीगल है, वो बांट के वोट ले रहे हैं, तो ये क्या आवाम करते हैं? क्योंकि उनको पता है आवाम को आज का दिन जो मिलना है, अगले 5 साल बाद फिर इन्होंने आना है, लिहाजा यही ले लो, वो भी आएंगे। लेकिन मेरा सवाल जो था उसको आप इवेड कर गए हैं कि जब आप 70% 75% बंदा जो घर में अपनी रोजी कर रहे हैं, एक मोटरसाइकिल पे 3 बच्चे बिठाए हुए हैं, एक बीवी बिठाई हुई है, वो जा रहा है अपनी नौकरी कर रहा है, जब तक आप उनको मोबिलाइज नहीं करते, आप इलेक्टेबल्स के रैबो करम पर होंगे। काई साहब, उसका यही है ना, बड़ा आसान है नहीं, उसका तो बड़ा। अगर आप पाकिस्तान में समझते हैं सियासी जमातें हैं, आप समझते हैं कि ये सियासत कर रही हैं, आप समझते हैं ये अवाम के साथ है, तो फिर आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं। ये ड्राइंग रूम के लोग हैं, ये तीमारदारी करते हैं, वहाँ पे हुकूमतें बदल देते हैं, ये इनका काम है। ये पावर के लोग हैं सारे। मैंने तो शुरू में आपको कहा है कि ये पावर पॉलिटिक्स आपको 3.5 साल के बाद अच्छा कादी साहब, ये तो पावर की साहिब इल्म है। भट्टो दौर में होती थी सियासत, गांव के चारपाई पे, गली मोहल्ले में, सड़कों पे, बाजारों में, हर जगह ऐसे ही था। पिछले 5-10 साल से आप क्या समझते हैं, कोई 90% सियासत मीडिया पे नहीं आ गई? सारे मीडिया पे देखे ना, इवन शेख रशीद साहब ने कह दिया जलसा करने की जरूरत ही नहीं है यार, अब हम टीवी पे बोला करेंगे। अब मेरा यही गुजारिश है कि अब बदकिस्मती है, हुकूमत और या अपोजिशन दोनों के लिए अवाम मैटर नहीं करती। यही अपोजिशन रोजाना चीखती थी कि पेट्रोल महंगा हो गया, आप जुल्म कर रहे हैं। यही अपोजिशन पेट्रोल सस्ता किया, तब भी वो जुल्म कर रहे हैं। अब ये देखे ना, इसका मतलब अवाम कहाँ है? अवाम कहाँ है? सच मान जाना चाहिए, अवाम कॉर्नर कर दिया, मुश्किल में है। और जैसे मैंने इनकी खिदमत में अर्ज किया था कि जब आप लोगों को मोबिलाइज ना कर सकें तो फिर जो बालादस्त तबकात होते हैं, माल के ज़रिए सियासत में बैठे होते हैं, कब्ज़े की सियासत होती है, उसी को बढ़ाया जाता है। अल्लाह करेगा ये सिलसिला भी टूटेगा और अच्छी सियासत भी आएगी। मगर अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आके कुछ अहम खबरें हैं, माशी पैकेज के पैसे कहाँ से आएंगे, इस पर बात करें। वेलकम बैक।
नाज़रीन, अब आते हैं इस माशी पैकेज की तरफ और हमारे साथ मौजूद हैं तर्जमान वज़ीर ख़ज़ाना जनाब मुज़म्मिल असलम साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हुजूर, मैं कल से बड़ा हैरत में था कि जब कीमत ऊपर जाती है तो हम तो चीखते हैं, जब नीचे आती है तो कहते हैं ये कैसे कर दिया। ऐसे लगता है जैसे हम IMF और वर्ल्ड बैंक के एकदम तर्जमान आ जाते हैं, ये तो मुमकिन नहीं है, ये तो फीजेबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। ये क्या मामला है? ये फीजेबल है, सस्टेनेबल है, ये हमें बर्बाद कर देगी, कीमत की कमी तो फिर बढ़ा दें। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बात यह कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात है और अल्लाह ताला की ज़ात जो है, जहाँ मैं हमेशा से समझता हूँ कि जिस वक्त ज़रूरत होती है उसी वक्त अल्लाह की मदद आती है। और इस वक्त जो है आवाम को ज़रूरत थी, क्योंकि कीमतें जिस तरह बढ़ गई थी आलमी मार्केट में, तो एक रिलीफ की ज़रूरत थी। तो ये जो है वज़ीर आज़म ने जो है वज़ीर ख़ज़ाना को बोला कि आप ज़रा से अपने जो है बिल्कुल जो वसाइल हैं, जो आपकी आमदनी है और कहाँ कहाँ जो है आप जो है गैर ज़रूरी चीज़ को पीछे करके ये जो है एक पैकेज अगले 4 महीने के लिए दे सकते हैं, तो इस पर काम करें। उस पर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने चीज़ें आईं और ये फ़ैसला इस पस मंज़र में किया गया कि पहले ख्याल ये कर रहे थे कि ये सर्दियों गुजरेंगी तो तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी, क्योंकि यूरोप वगैरह में गैस का बुरान था कोरोना की वजह से। लेकिन वो यूक्रेन जो है आसमान पे से जो एक आसमानी सुल्तानी आ गई, तो अब उस पर ख्याल किया जा रहा है कि अगले 4 महीने मजीद इसमें कुछ होने वाला नहीं है और तेल की कीमतें ऊपर ही रहेंगी। तो उसको देखते हुए, क्योंकि आप देखें, आपने अगर आज देखा हो खबरों में भी, हमारा जो टैक्स हदफ है वो हम उससे 286 अरब रुपये 8 माह में ज़्यादा है। और फिर हमने जनवरी में, आपको याद होगा कि एक मिनी बजट लाए थे जिसमें 350 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगेंगे। तो लगभग 6500 अरब रुपए की तवक्को की जा सकती है। 6500 6400 अरब रुपए टैक्स से हमें इस साल आएगा, जो पिछले साल के मुकाबले में 1500 अरब रुपए ज्यादा है। तो ये 250 अरब का पैकेज है, जिसमें पेट्रोल जो है महीने का हम 1.5 अरब लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तानी। अगर 10 रुपए का रिलीफ है तो 15 अरब रुपए महीने का बनता है। तो 60 अरब की कुर्बानी यहाँ से है और बिजली की तकरीबन जो है 170-80 अरब रुपए की कुर्बानी है, क्योंकि बिजली के बिलों में भी आपको पता है कि ये जो ईंधन की कीमतें, जो क्योंकि ये पिछली हुकूमत सारे के सारे बिजली घर बाहर के ईंधन पे लगा गई थी और आलमी मार्केट में ईंधन की जिस तरह कीमतें बढ़ी, चाहे कोयला हो, चाहे तेल हो, चाहे गैस हो, तो वो उसकी वजह से भी जो है काफ़ी जो है आम आदमी इफेक्ट हो रहा था। और दूसरी बात ये कि इस दफ़ा हमेशा से एक हमारे जहन में, वज़ीर आज़म के जहन में बात होती थी कि यार हम लोअर क्लास के लिए भी दे देते हैं जो गरीब आदमी है, और अमीर आदमी की भी हर वक्त पॉलिसीज़ होती रहती हैं, कभी कारखाने में, कभी उसमें, कभी इसमें। कभी मिडिल क्लास को जो है ना हमने पूछा ही नहीं, खाते ही नहीं लाए। सारा का सारा जो है ना, जो उन 2 लोगों को पॉलिसी देते हैं मिडिल क्लास से ले जाते हैं सारा। तो एक तवाजुन जो है एक मिडिल क्लास की तरफ चला गया है, जिसका आपने देखा इब्तिदा ये कल की IT पॉलिसी, जो नौजवान बच्चे घर से बैठ के फ्रीलांस काम कर रहे हैं उनके लिए एक टैक्स इंसेंटिव, उनके डॉलर किस तरीके से वो रख सकते हैं, और हुकूमत ने कंट्रीब्यूशन भी दी। कल आपने देखा BA वालों के लिए भी एक ऐलान कर दिया है कि जो होगा 30,000 रुपये की इंटर्नशिप मिलेगी। हालांकि प्राइवेट सेक्टर भी इंटर्नशिप में 30,000 नहीं देता, 8-10 हज़ार 6,000 से ज़्यादा नहीं देता, 12,000 से ज़्यादा। तो ये हो गया, कफालत में 12,000 से 14,000 कर दिए। तो अब एक फोकस जो है, जो इस पाकिस्तान में मिडिल क्लास जो बिल्कुल उसकी रीढ़ की हड्डी कमर तोड़ दी गई थी और वो पुअर क्लास की तरफ आ रहा था, उसको वापस इमर्ज कराने की कोशिश की जा रही है। अच्छा मुज़म्मिल साहब, गुजारिश ये है कि वज़ीर आज़म के कल वाकई ही तारीखी ऐलानात थे, जबकि पूरी दुनिया माशी तौर पर महंगाई की तरफ जा रही है। ऐसे मौके पे इतना रिलीफ देना आम शहरियों के लिए तो ये बहुत बड़ी एक नई जिंदगी है, उम्मीद की किरण है। क्या आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म आइंदा सेहत और तालीम में भी आवाम के लिए, आम शहरियों के लिए, मराद के लिए कोई पॉलिसी बना रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि एक वज़ीर आज़म की अगर आप तारीख उठाएं तो ये उसी वक्त जो है सबको सरप्राइज करते हैं जब सब उम्मीद हार जाते हैं। 92 का वर्ल्ड कप भी आप तकरीबन वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद ये कोरोना आया तो पूरी दुनिया ने कह दिया, ये हमारे जो अपोजिशन के लोग हैं, कि जी बंद कर दो, लॉकडाउन कर दो, मुल्क हमारा पूरा, वरना जो है ना कोरोना की नजर मौतें हो जाएंगी। उस वक्त वज़ीर आज़म साहब आए, उन्होंने जो है स्मार्ट लॉकडाउन और 1200 अरब का पैकेज दे दिया। दुनिया का सबसे पहला वज़ीर आज़म था जिसने कोरोना में रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था पूरी दुनिया में, किसी ने नहीं किया था। फिर उसके बाद स्टेट बैंक को जो है दे दी इंस्ट्रक्शंस कि तुम जो कर सकते करो, उन्होंने 2000 अरब का दिया।
स्टेट बैंक दुनिया का सबसे एग्रेसिव बैंक था जिसने 13.25% से 7% रसूख कर दिया था। अब यहाँ आके सारे उम्मीदें हार गए। आपने खुद देखा होगा कि लटके हुए मुंह कल से जो है, जो हम पे तनकीद करते थे जब हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे थे, आज वो कह रहे हैं जी क्यों बढ़ा दी। शायद खगान अब्बासी साहब आपकी नज़र से गुजरे हों और भी अपोजिशन के अरकान। तो यहाँ पे आके फिर एक सरप्राइज किया। अब आपने कहा सेहत कार्ड। देखें आरिफ साहब, आप तो माशाल्लाह खुश नसीब हैं। मैं जरा सा जो है ना जेलस फील करता हूँ आप लोगों से। मैं कराची का हूँ, हमें कोई सेहत कार्ड ही नहीं मिला। आप लोग की जेब में 10-10 लाख रुपए डाल दिए वज़ीर आज़म साहब। तो आप अपने वज़ीर आला सिंध को कहें ना, आपका हमसे ज्यादा हक है, हम तो मानते हैं मेरे भाई। हमारे वज़ीर आला सिंध तो 50,000 रुपए महीने के मेरे घर का पानी का खर्चा है, मैं वो बाहर से खरीदता हूँ। उनसे हम पानी दे दें, हमारे लिए सेहत कार्ड से ज्यादा बड़ी नेमत होगी। 50,000 प्लीज प्लीज, मैंने ये सही सुना है मुजम्मिल असलम साहब? 50,000 रुपए जी। 10,000 रुपए का टैंकर आता है 6,000 गैलन का, और मेरे घर में 5 से 6 टैंकर डलते हैं। अगर गर्मी ज्यादा होगी तो 6 डलेंगे। तो 50,000 रुपए हमारे घर का सिर्फ पानी का महीने का बिल है। वजीर आला साहब से वही फ्री करवा दें तो मैं दुआएं दूंगा। साहब, आप पानी से बिजली बनाते हैं अपने घर में? सर अब इस्तेमाल है, घराना है, भाई रहते हैं, वालिद साहब के साथ रहते हैं, तो घर है हमारा माशाल्लाह। अच्छा, तो मैं जो पूछना चाह रहा था, ये जो 30,000 रुपए की इंटर्नशिप है, इसकी थोड़ी सी आम बंदे को इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। ग्रेजुएट से क्या मुराद है? BA, MA, PhD, इसकी क्या, किस तरह ये पैसे, जरा इसकी डिटेल आप दे सकते हैं? लोगों को बड़ी दिलचस्पी है इसमें। देखिए, इसमें ना मैं आपको बताता हूँ कि ये तकरीबन मैं 1 सेकंड में मैसेज में भी देख के, ताकि बात गलत बयानी ना हो, ये जो है ना 3 महीने का प्रोग्राम होगा। जो ग्रेजुएट होकर जिनके पास नौकरी नहीं है, ठीक है, उनको जो है वक्ती तौर पे 3-4 महीने के लिए एक नौकरी मिल जाएगी, ताकि उनके घर वालों की भी मदद हो। 1.5 लाख बेरोजगार, प्रिसाइजली 1.5 लाख बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 30,000 रुपए की इंटर्नशिप प्रोग्राम मिलेगा। यानी कि उनको एक महदूद मुद्दत के लिए दे दिया जाएगा कि जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती, 3-4 महीने तक आप नौकरी ढूंढ लें, उस वक्त तक जो है उनको ये इमदाद दी जाएगी। और फिर उनको जो है रिप्लेस करेंगे दूसरे लोग। जब एक बैच चल जाएगा तो दूसरे बैच आ जाएंगे। इसके अलावा आपने तालीम की बात की थी भाई, इस वक्त हम 38 अरब रुपए की सिर्फ सालाना 26 लाख तालिब इल्मों को जो है स्कॉलरशिप दे रहे हैं इस वक्त ऑलरेडी। और सेहत कार्ड पे मैंने आपको जवाब दे दिया। सिंध के अलावा पूरे पाकिस्तान इस वक्त मौजे कर रहा है। जहां अस्पताल नहीं खुलते थे, डिस्पेंसरियां नहीं खुलते थे क्योंकि वहां के लोगों के पास पैसे नहीं थे, वहां पे अब प्राइवेट सेक्टर धड़ाधड़ अस्पताल खोलने जा रहे हैं, फाइनेंस वो जो है वो खोलने जा रहे हैं, डिस्पेंसरियां खोलने जा रहे हैं। तो एक जिसे कहते हैं मुल्क में एक नया निज़ाम मुतारिफ हो गया है, एक जिसमें आम आदमी की बात हो रही है। और वो जो है एक दफ़ा वज़ीर आज़म साहब ने कहा था 2 नहीं 1 पाकिस्तान, वो जो है उस पर एक ऐसे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता अमल पैरा होना शुरू हो गए हैं। अच्छा, ये क्या PM साहब ने कहा है कि माशी पैकेज जो है वो ठीक नहीं था, या कुछ ऐसी बात भी आई, या गलत छपी सनती पैकेज के हवाले से? नहीं, उन्होंने ये आज जो मैं समझ रहा हूँ, अगर जो मैं समझ रहा हूँ आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज जो उन्होंने एमनेस्टी स्कीम, जो इंडस्ट्रियल पैकेज अनाउंस किया है, उन्होंने उस पर यह कहा है कि जो 2019 में हमने दी थी पहले आगे, वो जो है अगर मैं उसको इन्वेस्टमेंट से और कारखानों से लिंक कर देता जो अभी दिए, तो उस वक्त जो है 3 साल पहले ये अमल शुरू हो जाता, तो आज कई ज्यादा कारखाने लग चुके थे इस मुल्क में और कई ज्यादा लोगों को रोजगार मिल जाता। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक अपोजिशन की ये भी सॉरी वी हैव टू लीव इट देयर क्योंकि ब्रेक है। मुजम्मिल साहब, अगर आपने हमें एनलाइटन किया और टाइम दिया, हम मुतमत्तो होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो एक भट्टी साहब ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये नाअहली का मामला भी डिस्कस करेंगे। सॉरी मलिक साहब, मुझे एकदम पीछे से हुक्म आया था। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, ये एक बार काउंसिल, ये बार ने भी एक पटिशन डाली हुई थी, वो तो मियाँ साहब की नाअहली को ख़त्म करवाने का मामला था। फिर फैसल वाबडा साहब की नाअहली भी जो है उसको भी उन्होंने चैलेंज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगी कि तायात होनी चाहिए, यानी मियाँ साहब की तो तायात की थी उन्होंने, तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पे भी रिव्यू कर सकती है? हक तो उनका है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जज साहबान तो जो चाहेंगे वही फैसला होगा, लेकिन वादिउल नज़र में जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ को यही सुप्रीम कोर्ट नाअहल कर चुकी है ताहयात। तो फैसल वाडा साहब ने बज़ाहिर ये प्ली ली है कि इलेक्शन कमीशन के पास अथॉरिटी नहीं है ताहयात की। तो मेरा ख्याल है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहली पर
फैसल वाडा को रिलीफ मिलता हुआ मुझे बज़ाहिर कम नज़र आता है, क्योंकि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट बार भी ताहयात नहली के खिलाफ गई हुई है अदालत में। हाँ, वो उन्होंने कुछ उसमें ऑब्जेक्शन किए थे, वो दूर करके दोबारा उन्होंने एप्लीकेशन जमा करा दी। गालबर मैं वो एहसन मून साहब को सुन रहा था। तो ये फैसला बड़ा अहम होगा। अगर ताहयाती का फैसला फैसल वाडा के लिए ख़त्म होगा तो इसके लिए फिर नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को भी फ़ायदा हो सकता है। फिर वो ये प्ली लेके जाएंगे कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला किया था, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ही ताहयाती को एक महदूद मुद्दत के लिए कर दिया, या जो भी वो फैसला सादर फरमाते हैं। तो फिर मेरा ख्याल है ये खासा मुश्किल काम है रिलीफ मिलना वहाँ से। आपका ख्याल में? सेम है, वो इस्लामाबाद अपना जो अपना सुप्रीम कोर्ट बार इसी पॉइंट पे गई थी ना कि इलेक्शन कमीशन के रूल है उसमें नाअहली लिखा है, ताहयात नहीं लिखा। वैसे उन्होंने एंटरटेनमेंट नहीं की उसको, लेकिन देखें ना ये भी नहीं लिखा कि ताहयात नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ। जो इंटरेस्टिंगली आज जो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि अदालत ने ये कहा कि जनाब जो इलेक्शन हो रहे हैं ना सेनेटर, वो नहीं उन्होंने रोके। उन्होंने कहा आप इलेक्शन करें और जब इलेक्शन नए सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे फिर उन्होंने कहा हम तफसीली फैसला करेंगे। और ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि जो फैसल वाडा साहब का फैसला होगा ये जहांगीर तरीन पे भी असरअंदाज हो सकता है। इनको 62-63 पे नाअहल किया गया है। इनका भी कोई यही तो ऐसा ही है मेरा ख्याल है। इन्होंने कोई अपनी नेशनैलिटी को गालबन छुपाई थी या जो नहीं, इनकी डिक्लेरेशन ये थी कि मैं अमेरिकी शहरी नहीं रहा, मगर इन पे केस हुआ था ये थे। इन्होंने भी वही 62 सच नहीं बोला, मतलब इसी तरह जहांगीर तरीन साहब के कोई लंदन में कोई सासे का इशू था और नवाशी पे भी ये था 62 लगा, तो केस तकरीबन एक ही है। लेकिन मलिक साहब जो जिस तरह एतजाज साहब मोहतरम हमें बड़ी गाइडेंस देते हैं और हम तो चूँकि कामिल लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी इस तरह से आते हैं, मिसाल के तौर पर अकामे पे एक नाअहली होती है, एक पे नहीं होती। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कहा था, मैं उनको कोर्ट कर रहा हूं। ये मैं गुस्सा नहीं निकाल रहा, ये वैसे हिस्ट्री भी है कि फाइद ईसा जस्टिस साहब काबिल एहतराम ने ख्वाजा आसफ साहब को इसमें रिलीफ दिया हुआ। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस और दीगर 3 जज साहबान ने नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को नाअहल किया हुआ। ये हकीकत है, ये हिस्ट्री है, ये इत्तेजाज साहब ने वही रेफरेंस कोर्ट की। अच्छा, नहीं, एक और भी तो केस है ना इमरान खान साहब के हाथ से, जो क्योंकि पीटीए के वो चेयरमैन थे, उनके चेयरमैन ने जब अपने ये फॉरेन फंडिंग केस में लिखा था कि हमारे 10 या 11 फॉरेन फंडिंग केसेस हैं, जबकि पाकिस्तान का स्टेट बैंक ने जो रिकॉर्ड निकाला उसमें 23 है। तो इस तरह तो इमरान खान भी इसी लिस्ट में आ रहे हैं। आगे पता नहीं, वो फैसला तो इलेक्शन कमीशन करेगा, मगर ये केस में इमरान खान भी किसी ना किसी खाते में आ जाएंगे और वो भी मार्च से शुरू हो रहा है। मार्च शुरू होगा। अच्छा भट्टी साहब, एक ज़िमनन सवाल इनकी से मुझे तहरीक मिली। बहुत से फॉरेन फंडिंग पार्टी फंडिंग के बहुत से सोर्सेज होते हैं जो सामने नहीं आते, जिनके बारे में आपने बहुत सारी स्टोरीज दी हुई हैं। उन पर भी कभी गौर किया आपने, जो जाके अंदरों अंदर पार्टी फंड लेते हैं? मैं झूठ बोल रहा हूँ काजी साहब, मैं आपको यकीन से 100% कहता हूँ 90% अंदर खाते कब्जा माफिया, मुनशियात फरोश, मनी लॉन्डर इलेक्शन में, मैं ये नहीं कहता सबको, बेशुमार फंडिंग करते हैं, थोड़ी सी नहीं करते। ना वो अदालत तक पहुंचती है, ना वो एफबीआर तक पहुंचती है। नहीं होती, कह देते हैं जी लोग प्यार में कर गए। मुझे याद है प्यार में कभी आपको 2.5 रुपये किसी ने दिए हैं? प्यार में तो आप अमीर आदमी तो शीशा नीचे नहीं करता सिग्नल पे कि किसी फकीर आदमी को 10 रुपए देने के लिए खोलूंगा तो गर्म हवा आ जाएगी, उसके जरासीम आ जाएंगे। ये कब्जा लाहौर के मैं कुछ जानता हूं जो मनशियात का काम करते हैं, जिनकी बुके हैं, बुके जो कब्जा ग्रुप करते हैं, वो बकायदा फंडिंग करते हैं करोड़ों में, एक नहीं लातेदाद लोग हैं। मुझे तो ये भी पता है किस घर में 3.5 करोड़ रुपए की लकड़ी ही सिर्फ तोहफा दे दी गई थी, लेकिन घर का नहीं पूछना आप। वैसे तो ये तो आप तो पाकिस्तान के अंदर की फंडिंग बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो एस अकबर जो इनके बानी रुकन है पीटीए के, वो तो बड़े सख्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं इंडियन कंपनी से भी पैसे हैं, वो कह रहे हैं जी ऑस्ट्रेलिया से भी आए, न्यूजीलैंड से भी आए और मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। अदालतें आज़ाद हैं, जाके वो फैसला ले आए। वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 7 साल से रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुझे पता इलेक्शन कमीशन किसके कहने पे तैनात हुआ और ये वजीर आज़म भी जानते हैं। खान साहब ने तारीफ की थी, ये भी बताएं, इमरान खान ने तारीफ की थी। नाम नहीं लूंगा कि इलेक्शन कमीशन को इमरान खान को किसने रिकमेंड किया था इस शख्स को लगाओ। तो वैसे तारीफ की थी उन्होंने, ये माना। यार आगे मुझे ममनू एरिया में ना जाने देना, बस टीका पे आना है मैंने। अच्छा, हमें लग रहा टीका आप मदे ले रहे हैं। नहीं, टीका लग रहा, मैं अकेले जंग लड़ रहा हूँ कि हमारे इदारों की इज्जत है, हमें उनके लिए लड़ना चाहिए। वाह जी वाह। कोई इंसान ना कहे कि ये सिलेक्टेड हैं।
इस पे सारे का सारा इल्ज़ाम मेरे एक शफाफ इदारे पे आता है, मगर वो हिलते ही नहीं, हम ही उनके लिए लड़ी जा रहे हैं। खैर भट्टी साहब, पीका पे आ जाते हैं। ये बताइए कि पीका पे आपकी बड़ी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमने पहले दिन कहा था खातून अव्वल बा पर्दा है, उनकी इज्जत समेत हर खातून और हर शख्स की इज्जत है। किसी के बारे में किसी को हक नहीं गलीज गाली देना, ना मुनासिब अल्फाज करना, बेहुदा गुफ्तगू करना। लेकिन मेरा प्राइम मिनिस्टर साहब से नहायत अदब एहतराम से गुजारिश है कि पीका एक्ट आप खुद पढ़ लें। ये सहाफत का गला घोंटने की नाकाम साजिश है और इसको हम अल्लाह के करम से नबी के सदके नहीं पूरा होने देंगे। मेरा आखिरी सवाल है, वक्त बड़ा कम है, मलिक साहब आप बता दें, जो जावेद लतीफ़ साहब ने बात की थी मुराद सईद साहब के बारे में ऑन टीवी, और जो असम्बली के फ्लोर पे कादिर पटेल साहब की चीज़ें हैं, भट्टी साहब तो उसके बाद क्या करे हुकूमत? अच्छा मेरी बात सुने ना, उसके बाद अपने उनके सियासी जमातें बंदे उनको निकालें। गलाजत तो ये करते हैं, आपने कभी ना सेबा अल्फाज किसी के बारे में भी इधर कहे। चले इसका जवाब देना। आपके चीफ जस्टिस ने आज जो उन्होंने कहा कि जी वजीर आज़म साहब ने पढ़ा ही नहीं, लॉ ही नहीं पढ़ा, शायद नहीं पढ़ा होगा, उनको पता ही नहीं। ऐसा काला और स्याह डिक्टेटर भी नहीं इजाजत दीजिए, कल हम फिर मिलेंगे। वो करें जो दुनिया में कानून महज़ब मुल्कों में राइज हैं, ताकि एक दुरुस्त माहौल पैदा हो सके। इजाज़त।